हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। दोस्तों, कल मैं कोशिका पढ़ाया था और आज मैं कोशिका विभाजन सेल डिवीजन पढ़ाने के लिए बोला था। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो किसी एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन होता है। जैसे मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिकाएं बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में देखा तथा 1920 में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया था। हार्वर्ड और पेल्फ ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में व्यक्त किया था। इसकी जो अवस्था थी, जीवन अवस्था, G1 अवस्था मतलब आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण। दूसरा है G2 अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी थी। तीसरा है S अवस्था, डीएनए संश्लेषण इसमें होता था। चौथा है M अवस्था। M अवस्था मतलब इसमें आपका कोशिका विभाजन होता था। विस्तृत रूप से देखेंगे क्या होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका का प्रकार क्या है? सिमोटिक सेल, सोमोटिक सेल, कायिक दैनिक कोशिकाएं और आपका रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिका युग्मक। जो कायिक दैनिक कोशिकाएं हैं, इसमें सतत रूप से विभाजन होता है। जो वन मैरो में अस्थिमज्जा में होता है, दूसरा विभेदित होता है। इसमें जनन कोशिका युग्मक में नर और मादा होते हैं। नर में स्पर्म होता है, शुक्राणु, और इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम और 23 जोड़े होते हैं। और जो मादा होती है इसमें एड होता है, अंडाणु एग होता है। इसमें भी क्रोमोसोम कितना 23 जोड़े पाए जाते हैं। जो सेल साइकिल होता है दोस्तों, कोशिका चक्र, इसे हार्वर्ड और पेल्क ने सबसे पहले कोशिका चक्र के बारे में बताया था। कोशिका चक्र, इसमें विभाजन की तैयारी होती है, इंटरफेस होती है। इंटरफेस दोस्तों 3 अवस्था में इसमें है, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। दूसरा है कोशिका विभाजन मायोसिस। इसमें केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये केंद्रक विभाजन के अंतर्गत आते हैं। कोशिकाओं में समांतर विभाजन अवस्था एम फेज के अलावा 3 प्रकार से देखा जाता है। तो पहला असूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन की तरफ देखेंगे हम लोग दोस्तों। इसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट रेमंड ने बताया था। ये सबसे सरल कोशिका विभाजन है, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दोनों का विभाजन साथ साथ होता है। ये विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, भ्रूणीय झिल्लियों में कुछ अल्प विकसित पौधों एवं जंतुओं में होता है। बावेरी एवं फ्लेमिंग ने इसका अध्ययन किया था, किसका? समसूत्री विभाजन का। माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। इस विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। अब आते हैं इसमें समसूत्री विभाजन में पॉइंट ए, केंद्रक विभाजन। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में केंद्रक विभाजन 4 चरणों में पूरा होता है। पहला प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज। अब आते हैं प्रोफेज में। ये दोस्तों है प्रोफेज का फिगर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। क्रोमोसोम इसमें है अंदर की तरफ, जो केंद्रक है वो लगभग परिधि की तरफ है। प्रोफेज को विस्तृत रूप से देखेंगे हम लोग। तो क्रोमेटिन धागों के संघनन से होने से इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, इसमें तंतु निर्माण लगभग पूरा हो जाता है। दूसरा है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में दोस्तों गुणसूत्र कोशिका के बीच स्थित तथा तंतुओं से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र आकृतिकी का अध्ययन इसी अवस्था में, मोर्फोलॉजी का अध्ययन इसी अवस्था में होता है, किसमें? मेटाफेज में होता है। इस अवस्था में तंतु का निर्माण पूरा हो जाता है। तंतु में 57% प्रोटीन तथा 3% आरएनए पाया जाता है, किसमें? मेटाफेज में। तीसरा एनाफेज। एनाफेज में दोस्तों तंतुओं में संकुचन होने से गुणसूत्रों की भुजाएं एक दूसरे से अलग होकर ध्रुवों पर पहुंचने लगती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है, किसमें? एनाफेज में। टेलोफेज है। टेलोफेज में दोस्तों इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। केंद्रक, आवरण, केंद्रिका पुनः प्रकट इसमें होते हैं। केंद्रिका में 2 अस्पष्ट केंद्रक दिखते हैं। गुणसूत्र पुनः विकुंडलित होकर क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाता है। आगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो इसमें जो बी है, समसूत्री वाले में जो बी पॉइंट है, कोशिका द्रव्य विभाजन, ये केंद्रक विभाजन पूरा होने के बाद कोशिका द्रव्य साइटोकिनेसिस विभाजन होता है। जंतु कोशिका में केवल लचीली झिल्ली, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने से इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन खांच निर्माण द्वारा होता है, जिसमें बाहर से अंदर की ओर खांच फुरो बनने लगती है। पादप कोशिकाओं में साइटोकिनेसिस की क्रिया कोशिका पट्टी निर्माण द्वारा होती है। इस कोशिका पट्टी का निर्माण केंद्र
परिधि की ओर गोल्जी काय की उत्पन्न फैमिली मोर के द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है। अब तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। इसका अध्ययन वीनी वार्टर, वान वेंडन, स्ट्रॉसबर्गर तथा फ्लेमिंग ने किया था। मियोसिस शब्द फार्मर एंड मोरे ने दिया था। मियोसिस के दौरान दो बार विभाजन होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें आधे गुणसूत्र कहते हैं। मियोसिस सेकंड के अंत में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं जिनमें जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। यह भौतिक जनन कोशिका में पाया जाता है। यह विभाजन जनन कोशिका में युग्मन निर्माण के समय देखा जाता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण होते हैं। इस विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस कारण इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। विभाजन के दौरान निर्मित युग्मक आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, इस कारण इसे जीन विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? इस विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। इस विभाजन के द्वारा जीवों में नए गुण पैदा होने की संभावना होती है। यह विभाजन जैव विकास में सहायता करता है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। अब आते हैं समसूत्री विभाजन, मायोटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस में अंतर। तो दोस्तों हम लोग समसूत्री विभाजन माइटोसिस देखेंगे और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन ये शरीर की कार्य कोशिकाओं में होता है और ये अर्धसूत्री विभाजन ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक जनक कोशिका के समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के मध्य आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की क्रिया होती है जिससे संतति कोशिका के गुणसूत्र जनकों गुणसूत्र से भिन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में आनुवांशिक विविधता नहीं आती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति में आनुवांशिक विविधता आती है। समसूत्री विभाजन में एक जनक से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। दोस्तों जो अर्धसूत्री का नाम था, इसकी खोज सर्वप्रथम वीजमैन द्वारा की गई थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन फार्मर तथा मूरे द्वारा 1902 में इसका नामकरण किया गया था। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण 1902 में फार्मर और मूरे ने इसका नामकरण किया था, लेकिन इसका खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था। तो आज के लिए इतना ही था। कल फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।